रीबर्थ के बाद जॉम्बी सर्वाइवल की कहानी। मुझे एक चालाक जॉम्बी ने पीछे से हमला करके मार दिया था, लेकिन किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया। मैं दोबारा जिंदा होकर लौटा। इस बार मैंने पागलों की तरह राशन, पानी और जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने घर को एक मजबूत प्रलय कालीन बंकर में बदल दिया। लेकिन तभी एक दिन अचानक बहुत बड़ा हादसा हो गया। धड़ाम, बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए खिड़की तक दौड़ा और बाहर झांका। सामने सड़क पर 4 मिलिट्री गाड़ियां खड़ी थी। उनके आसपास कई लोग कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आखिरी गोली चलने के साथ ही चारों तरफ पड़े सारे जॉम्बी जमीन पर ढेर हो गए। तभी एक आदमी ने लाउड स्पीकर उठाया और जोर से बोला, सुनो, हम सेना के लोग हैं। आस पास जो भी गांव वाले अभी जिंदा हैं, ध्यान से सुनो। सरकार ने शहर के दक्षिण हिस्से में एक सुरक्षित जोन बनाया है। जो भी जिंदा है जल्दी बाहर आ जाओ, हम तुम्हें वहां सुरक्षित जिंदगी देने ले चलेंगे। इतना सुनते ही आसपास के लोग खुश हो गए। अरे वाह, सेना आ गई, हम बच गए। कई लोग तुरंत अपना सामान समेटने लगे। लेकिन तभी मेरे पिताजी बोले, रुको, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे। मैंने भी ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अजीब सी क्रूरता और हिंसा झलक रही थी। पिताजी बोले, हमारे घर में खाने पीने का पूरा इंतजाम है और घर भी किले जैसा मजबूत है। हमें उनके तथाकथित सेफ जोन में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि हमारा परिवार शांत बैठा रहा, लेकिन बाकी गांव वाले बेचैन हो उठे। इन लोगों के आने से जैसे मरते हुए गांव में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जल उठी थी। कुछ बुजुर्ग तो लंबे समय बाद मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद कई लोग अपने बैग और गठरी लेकर घरों से बाहर निकल आए। ज्यादातर सफेद बालों वाले बूढ़े लोग थे जो मुश्किल से चल पा रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, काश ये सब सुरक्षित रहे, लेकिन मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं था। कुछ ही देर में वे तथाकथित सैनिक सभी बचे हुए लोगों को ट्रकों में बैठा कर ले गए। जाने से पहले उन्होंने फिर कहा, सुरक्षित जोन शहर के दक्षिण में है, जिसके पास गाड़ी है वो खुद वहां पहुंच जाए। फिर वे गाड़ियां लेकर चले गए। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे याद आया, शहर के दक्षिण में तो एक पुराना छोड़ा हुआ अस्पताल है, वहां सुरक्षित जोन कैसे हो सकता है? मैंने कहा, कहीं ये लोग बचे हुए लोगों को वहां ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे? पिताजी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, हो सकता है, और अगर सच में सेना का सुरक्षित जोन होता तो वो खुद गांव जाकर लोगों को क्यों ढूंढते? फिर उन्होंने कहा, छोड़ो, हमें बस अपना ध्यान रखना है। अगले कुछ दिनों में कई गांव वाले अपने परिवार के साथ घर छोड़कर चले गए। सब उसी तथाकथित सुरक्षित जोन की दिशा में जा रहे थे। लगता था अब वे लोग यहाँ और ज्यादा नहीं टिक सकते थे। लेकिन हमारा परिवार अभी भी घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सुरक्षित जोन में मिलने वाला राशन शायद हमारे पास मौजूद सामान से भी कम हो। पहले इस गांव में 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब कुछ लोग भाग गए, कुछ जॉम्बी बन गए और कुछ मारे गए। अब शायद यहाँ बहुत कम लोग बचे थे। मैंने सोचा, अब इन सब बातों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। दोपहर में हम चारों ने जल्दी जल्दी खाना खाया। हमने मजाक में दर्जनों कप नूडल्स खा डाले। तभी बाहर खिड़की के पास से फिर कोई आवाज आई। मेरी छोटी बहन तुरंत खिड़की के पास गई। वह बोली, क्या हुआ, फिर से जॉम्बी आ गए क्या? फिर उसने अचानक कहा, अरे वो नकाब वाला आदमी फिर बाहर आ गया। मैं तुरंत खिड़की के पास पहुंचा। वह रहस्यमय नकाब वाला आदमी धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी एक जॉम्बी अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ा। वह आदमी घबरा गया और पास पड़ी लकड़ी उठाकर बचाव करने लगा। लेकिन जॉम्बी ने उसके हाथ पर काट लिया। लकड़ी भी हाथ से गिर गई। मेरी बहन घबराकर बोली, ओह नहीं, जॉम्बी ने उसे काट लिया, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मैंने सिर हिलाया। अब कोई फायदा नहीं, वो संक्रमित हो चुका है, जल्दी ही जॉम्बी बन जाएगा। सच कहूं तो अफसोस हुआ। उस आदमी ने पहले ही बहुत सारा सामान अपने घर में जमा किया था, लेकिन लगता था आखिर में वो भी जॉम्बी का शिकार हो गया। लेकिन तभी मेरी बहन अचानक चिल्लाई, रुको, कुछ अजीब हो रहा है। हम दोनों ध्यान से देखने लगे। तभी हमें पता चला, उस आदमी ने अपने हाथ पर मोटी स्टील प्लेट टेप से बांध रखी थी। जॉम्बी उसके मांस तक पहुंच ही नहीं पाया, उल्टा उसके कई दांत टूट गए। लेकिन फिर भी जॉम्बी उससे चिपका हुआ था। नकाब वाला आदमी जमीन पर गिरी लकड़ी उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उठा नहीं पा रहा था। लगता था उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मैंने अपने परिवार के चेहरों की तरफ देखा, उनकी आंखों में दया थी। आखिर मैंने फैसला किया, एक बार उसकी मदद कर देता हूं। मैं तुरंत कमरे से अपना क्रॉसबो धनुष उठाकर लाया, खिड़की खोली, निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया। स्वेश, एक ही बार में जॉम्बी सीधे जमीन पर गिर पड़ा। नकाब वाला आदमी बच गया, वह तुरंत वहां से भाग गया। मेरी बहन हैरान होकर बोली, भैया आप तो कमाल हो, एक ही शॉट में खत्म कर दिया। मैं मुस्कुराया और तो कुछ भी नहीं। फिर धीरे से कहा, बस उम्मीद है। वो आदमी हमारी इस मदद को कर रहा था। मैं आराम से अपनी सुरक्षित जिंदगी का मजा ले रहा था। तभी अचानक पिताजी घबराए हुए चेहरे के साथ दौड़ते हुए आए। बेटा, बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, बाहर लगता है हमारे घर के ऊपर एक ड्रोन मंडरा रहा है। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत एक बड़ी तलवार उठाई और सीधा छत की तरफ दौड़ पड़ा। छत के बीचों बीच सच में एक ड्रोन रखा हुआ था और उसके नीचे एक डिब्बा दबा हुआ था। मेरी छोटी बहन उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगी। मैंने तुरंत उसे रोक दिया, रुको, उसके अंदर बम भी हो सकता है। फिर मैंने परिवार से पूछा, कल रात जब तुम लोग सो रहे थे क्या किसी ने कोई आवाज सुनी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे घर की छत पर चढ़ाया हो? माँ बोली, मैं तो गहरी नींद में थी, कुछ भी नहीं सुना। पिताजी ने पूछा, अब क्या करें? बहन बोली, क्यों ना इसे उठाकर नीचे फेंक दे? मैंने सिर हिलाया, नहीं, अगर इसमें कोई जरूरी चीज हुई तो। फिर मैंने कहा, पहले हमारे कुत्ते को जांच करने दो। मैंने पास बैठे अपने कुत्ते काला को इशारा किया। वह धीरे धीरे ड्रोन के पास गया और सूंघने लगा। कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तभी हमारे पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। मैंने ड्रोन को जमीन पर गिराया और सावधानी से पैकेट खोला। उसके अंदर एक कागज का नोट, एक वॉकी टॉकी और एक डिस्क रखी हुई थी। नोट में लिखा था, कल मैंने तुम्हारी बहादुरी देखी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं वही आदमी हूँ जो कल सामान ढूंढने बाहर गया था, लेकिन अभी तुम्हारी स्थिति बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर के आसपास एक रहस्यमय आदमी पिछले 2.5 दिनों से मंडरा रहा है। कृपया इस वॉकी टॉकी से मुझसे संपर्क करो, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। और हाँ, डिस्क के अंदर कुछ स्टडी मटेरियल है ताकि तुम लोग खाली समय में बोर ना हो। ये पढ़ते ही मैं सोच में पड़ गया, क्या सच में कोई हमारे घर पर नजर रख रहा है? कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया कि हमारे पास बहुत सारा राशन और सामान जमा है? ये संभावना सच में हो सकती थी। मैंने सोचा, लेकिन उस आदमी को हमारे घर के बारे में पता कैसे चला? मैं समझ नहीं पा रहा था। हमने तो घर की दीवारों और छत पर साउंड प्रूफ पैनल लगा रखे थे, सभी खिड़कियों पर प्राइवेसी फिल्म लगी हुई थी। हम चारों घर से कभी बाहर नहीं निकले, यहाँ तक कि गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने एक मैसेज तक नहीं भेजा। तब मेरे दिमाग में एक ही संभावना आई, शायद जब हमने पहले बड़ी मात्रा में सामान खरीदा था तब किसी ने हमें देख लिया होगा और वह आदमी शायद यहीं आस पास का कोई गांव वाला है। मेरी बहन ने पूछा, अब क्या करें? क्या हमें उस नकाब वाले आदमी पर भरोसा करना चाहिए या फिर ये सब उसी की बनाई कहानी है? मैं भी कंफ्यूज था। आखिर मैंने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, तुम्हारा पैकेट हमें मिल गया है, लेकिन वो रहस्यमय आदमी कौन है? वॉकी टॉकी से उसकी आवाज आई, मैं पिछले 2 दिनों से उस पर नजर रख रहा हूँ। वो गांव के पश्चिमी हिस्से से आता है। अक्सर तुम्हारे घर के साइड वाले दूसरी मंजिल के बालकनी तक चढ़ जाता है, लेकिन हर बार अंदर घुस नहीं पाता और वापस चला जाता है। आज वो एक फावड़ा लेकर आया था, तुम्हारे घर की दीवार के पास मिट्टी खोदने लगा, लेकिन शायद उसे कुछ मिला। बोदी बोदी, फिर गुस्से में चला गया। मैं समझ गया, पिताजी ने पहले घर के चारों तरफ लैंडमाइन दबाकर रखी थी, शायद उसी को उसने खोदते वक्त देख लिया होगा। काश वो फट जाती। फिर उस आदमी ने कहा, कल रात मैंने उसे एक लोहे के हुक वाली रस्सी लाते देखा। वो कई बार कोशिश कर रहा था कि हुक तुम्हारी छत पर अटक जाए, लेकिन हर बार नाकाम रहा। सावधान रहना, वो आदमी बहुत ताकतवर है, अगर वो घर के अंदर घुस गया तो तुम चारों को मार सकता है। मैंने कहा, धन्यवाद, हम सावधान रहेंगे। वह बोला, कोई बात नहीं, कल तुमने मेरी मदद की थी, आज मैंने तुम्हारी। अब हिसाब बराबर। आभार जताने के लिए मैंने भी उसे अपने पसंदीदा 2 स्टडी डिस्क पैकेट में रखकर ड्रोन से वापस भेज दिए। रात हो चुकी थी, हम चारों पूरी तरह सतर्क थे। हमने बारी बारी से पहरा देना शुरू किया, कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। तभी अचानक वॉकी टॉकी से नकाब वाले आदमी की आवाज आई, बुरी खबर है, उसने तुम्हारी छत पर हुक अटका दिया है। वो तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अकेला है, तुम चारों मिलकर उसे रोक सकते हो। ये सुनते ही हम चारों तुरंत हथियार लेकर छत की तरफ दौड़े।
दौड़े। मेरी बहन बोली मैं रस्सी काट देती हूँ, वो नीचे गिर जाएगा। मैंने उसे रोक दिया, नहीं इतनी आसानी से नहीं, मैं चाहता हूँ वो यहाँ आए और कभी वापस न जाए। मैंने सबको बड़े बॉक्स के पीछे छिपा दिया। 2 मिनट बाद वो आदमी सच में हमारी छत पर चढ़ाया। जैसे ही वो रस्सी समेटने लगा उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मैं उसे घूर रहा था। वो हंसकर बोला तो तुमने मुझे देख ही लिया, अच्छा हुआ, पहले तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाऊंगा। मैं बोला बड़ी बड़ी बातें मत करो, हमारा सामान लेना इतना आसान नहीं है। वो हंसकर बोला तुम 2 लोग मुझे रोक पाओगे? छोटी लड़की, तुम लोग सपने देख रहे हो। फिर वो गरज कर बोला आज बहुत दिनों बाद लड़ाई का मौका मिला है, आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ा अचानक पीछे से काला उस पर टूट पड़ा। उसने उसके पैर को जोर से काट लिया। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि काला संक्रमित जॉम्बी कुत्ता है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल मैंने अपना क्रॉसबो उठाया, सीधा उसकी तरफ निशाना लगाया और कहा माफ करना भाई, अगली जिंदगी में मिलते हैं। आधारित एक शब्द है, लेकिन मुझे क्या पता था एक रात कोई चुपके से मेरे घर की छत पर चढ़ाएगा। मैंने क्रॉसबो उठाया, निशाना लगाया और कहा अगले जन्म में मिलते हैं। तीर सीधा जाकर उसे लगा, सटीक निशाना था। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। लेकिन अजीब बात ये थी हमारे कुत्ते काला ने उसे पहले ही काट लिया था, फिर भी वो आदमी संक्रमित नहीं हुआ। मैं सोचने लगा क्या सच में काला के शरीर में जॉम्बी वायरस के खिलाफ कोई एंटीबॉडी है, या फिर ये वायरस सिर्फ इंसानों को संक्रमित करता है, जानवरों पर इसका कोई असर नहीं होता। जानवरों में बस उनके शरीर का रंग बदल जाता है। इसके बाद हमने उस आदमी की लाश उठाई और सीधे नीचे फेंक दी। ये बाकी लोगों के लिए एक साफ चेतावनी थी, जो भी हमारे घर में घुसने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। प्रलय के 20 दिन बाद गांव में जॉम्बियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब वे अकेले नहीं आते थे बल्कि झुंड बनाकर घूमते थे। आप बार होन के सान करने, बार होन के बार में, और सबसे डरावनी बात कुछ जॉम्बियों के हाथों में हथियार भी दिखाई देने लगे थे। तभी अचानक एक आर्मर्ड गाड़ी गांव में घुस आई। उसने रास्ते में आते कई जॉम्बियों को सीधे कुचल दिया। गाड़ी के ऊपर से किसी ने चिल्लाकर कहा ए सुनो, जो भी जिंदा है बाहर आ जाओ। थोड़ी ही देर में कुछ गांव वाले झाड़ियों के पीछे से निकल आए। हैरानी की बात थी इतना सूना दिखने वाला गांव अभी भी इतने लोगों को छिपाए बैठा था। वे सब उस गाड़ी के पास पहुंच गए। मैं छत से ये सब देख रहा था, लेकिन मुझे एक बात अजीब लगी, इस बार उन्हें गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। मैं भी सोच में पड़ गया। आप जमबन ने तभी अचानक उनमें से एक आदमी ने एक बचे हुए इंसान को जोर से लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने बंदूक उसके सिर के पीछे तान दी। बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भीड़ में किसी ने गोली चला दी। एक जवान लड़का वहीं गिर पड़ा। तभी एक गुंडा चिल्लाया सबके सब वहीं खड़े रहो, अनोखी बात है जो भी हिलेगा हार्ट सेंट्रल इंट्रेंस ऑफ ओवल एंड्रिया, उसका भी यही हाल होगा। ये देखकर बाकी लोग डर के मारे कांपने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछा तुम लोग तो सेना के हो ना, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में सिर्फ एक ठंडी गोली की आवाज आई। अब कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम छत पर खड़े गुस्से से उबल रहे थे। मैंने दांत भींच कर कहा ये लोग तो खुद को बचाव दल कहते थे, फिर गांव वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास हथियार थे और संख्या में भी बहुत ज्यादा थे। अगर हम बाहर निकलते तो पक्का मारे जाते। तभी उनका सरदार बोला आप सरू के लिए और गद, सब लोग अपने बैग खोलो, जो भी खाने पीने का सामान है सब बाहर निकालो। अगर किसी ने कुछ छुपाया तो सीधे ऊपर भेज दूंगा। एक आदमी डरते हुए बोला भैया मैं 2.5 दिन से भूखा हूं, मेरे बैग में सिर्फ कपड़े हैं। सरदार ने ठंडी आवाज में कहा जिसके पास खाना नहीं उसका जिंदा रहना भी बेकार है। फिर उसने गोली चला दी। एक बूढ़ी औरत डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वह रोते हुए बोली आ भगवान के लिए हमें छोड़ दो, मैं एक बेबस औरत हूं। लेकिन सरदार ने बस हाथ का इशारा किया। उसके आदमी समझ गए सबको मार देना है। बूढ़ी औरत सब समझ गई। वह रोते हुए बोली आ रुको, इस गांव में अभी भी कुछ लोग छिपे हुए हैं, उनके पास बहुत सारा सामान है, खाने पीने की कोई कमी नहीं। ये सुनते ही सरदार की आंखें चमक उठी। वह तुरंत उसके पास गया। हम चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं घबराकर बोला कहीं वो हमारे घर की तरफ इशारा तो नहीं करेगी? अगर इतने लोग एक साथ आ गए तो हमारा सारा सामान खत्म हो जाएगा। सरदार बोला अरे आंटी जी डरिए मत, हम बहुत अच्छे लोग हैं, बस बता दीजिए वो घर कौन सा है, वरना आपका हाल भी इन लोगों जैसा होगा। बूढ़ी औरत कांपते हुए कोई मानकर कोई में बहुत कांपते हुए अपना हाथ उठाती है और एक घर की तरफ इशारा करती है। वो दिशा हमारी नहीं थी। हमने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने जिस घर की तरफ इशारा किया वो था नकाब वाले आदमी का घर। अब सोचने पर यह बात समझ आती है हमारा परिवार कभी घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन नकाब वाला आदमी सबके सामने कई बार खीस उन्हें बहुत सारा सामान घर में लाता हुआ देखा गया था। ऐसे खतरनाक समय में जिसके पास सामान हो उसे लोग निशाना बनाए बिना नहीं छोड़ते। बूढ़ी औरत के बोलते ही एक आदमी ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। फिर गुंडे जोर से चिल्लाए भाइयों उस बिल्डिंग में एक मोटा शिकार छिपा है, 2 लोग यहीं गाड़ी के पास रुके समर्पण करने के लिए, बाकी सब मेरे साथ चलो। कुछ ही सेकंड में असली हथियार लेकर नकाब वाले आदमी की बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने दरवाजे का ताला 2-3 गोलियों में तोड़ दिया और अंदर घुस गए। मैं घबरा कर बोला अब तो बुरा हुआ, अगर उनका सामान लूट गया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने नकाब वाले को पकड़ लिया और उसने हमारा राज खोल दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बहन बोली तुमने तो उसकी जान बचाई थी, वो इतना एहसान फरामोश नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात आ रहा है कि 8 सिलेंडर होने के पास में मैं कड़वी हंसी हंसते हुए बोला देश ये प्रलय का समय है, यहाँ तो अपने भी पीठ में छुरा घोंप देते हैं, वो तो फिर भी अजनबी है। फिर मैंने धीरे से कहा अगर उसने हमारा नाम बता दिया, इसके अलावा तान कर दिया। डाकू सीधे उसके घर पहुंचे और दरवाजा तोड़ने लगे। मैंने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया। सुन रहे हो वो लोग तुम्हारे घर में घुस गए हैं, तुम ठीक हो? हम चारों परिवार वाले वॉकी टॉकी को घूरते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने धीरे से कहा लगता है उन डाकुओं ने उसे मार दिया। तभी मेरी बहन बोली भैया देखो वो लोग नीचे आ रहे हैं। हमने देखा कुछ डाकू घर से बाहर निकले और ढेर सारा सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रखने लगे, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने ध्यान से देखा और कहा रुको, ये सामान उतना नहीं है जितना वो आदमी लाया करता था, मतलब साफ था उसने कहीं और सामान छिपा रखा था। तभी डाकुओं का सरदार उस बूढ़ी औरत से बोला अच्छा काम किया आंटी, लेकिन इतना सामान काफी नहीं है, और किसके घर में राशन है? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली मुझे सच में नहीं पता, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सरदार ठंडे स्वर में बोला जब काम खत्म तो जिंदा रहने का क्या फायदा? और फिर धड़ाम एक गोली चली। ये देखकर हमारा खून खौल उठा। अगर आपको भी ऐसे डाकुओं पर गुस्सा आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और बताओ अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैंने सोचा था डाकू सामान लेकर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो लोग वहीं रुक गए। यहाँ तक कि शाम होते होते उन्होंने सड़क पर ही खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी अचानक वॉकी टॉकी से आवाज आई हेलो सुन रहे हो? मैं चौंक पड़ा। तुम जिंदा हो? नकाब वाले आदमी ने हंसते हुए कहा इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसने बताया कि उसके घर में एक गुप्त कमरा बना हुआ है, वहीं उसने अपना असली सामान छिपा रखा था। वो बोला इतना सारा सामान खुले में लाओगे तो लोग जरूर निशाना बनाएंगे, इसलिए मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैं हंस पड़ा तुम तो काफी चालाक निकले। लेकिन फिर उसने गंभीर होकर कहा समस्या अभी खत्म नहीं हुई, ये डाकू यहाँ से जाने वाले नहीं है, जल्दी ही बाकी घरों को भी लूटेंगे। मैंने पूछा तो फिर क्या करें? वो कुछ देर सोचकर बोला हमें जॉम्बियों का इस्तेमाल करना होगा। मैं चौंक गया क्या मतलब? वो बोला मैंने देखा है कुछ जॉम्बी अब बहुत तेज हो गए हैं, इतने तेज कि बंदूक वाले लोग भी उनसे बच नहीं पाते। तभी मुझे उसकी योजना समझ आई। तुम जॉम्बियों को यहाँ लाना चाहते हो? वो बोला हाँ, जॉम्बी सेना इन डाकुओं को खत्म कर देगी। अगर आप होते तो क्या ये प्लान करते? कमेंट में जरूर बताओ। रात होते ही डाकू पेट भरकर सो गए। हमने तुरंत अपना प्लान शुरू किया। हमने अपने कुत्ते काला को ड्रोन से बांध दिया, वो भौंककर जॉम्बियों को आकर्षित करेगा। मैंने धीरे धीरे ड्रोन उड़ाया। 13 से ड्रोन है। सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं डाकू हमें देख न ले, लेकिन वो लोग इतने गहरी नींद में सो रहे थे जैसे कई दिनों से जाग रहे हो। हमारे गांव के
पूर्व में एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है। वहाँ पहले हजारों मजदूर काम करते थे और अब वहाँ हजारों जॉम्बी थे। जैसे ही हमारा ड्रोन वहाँ पहुंचा, काला जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से जॉम्बियों की भीड़ निकलने लगी। उधर नकाब वाले आदमी ने भी अपना ड्रोन भेज दिया। उसने नीचे कच्चा मांस लटका रखा था। दोनों ड्रोन दो अलग अलग झुंडों को आकर्षित कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में हजारों जॉम्बी हमारे गांव की तरफ दौड़ पड़े। उधर डाकुओं के पास एक आदमी अचानक बोला, भाई तुम्हें कुत्ते की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरा गुस्से में बोला, आधी रात को कुत्ता कहां से आएगा, सोने दे। लेकिन तभी जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। एक आदमी चिल्लाया, रुको, ये आवाज कुछ और है। सब लोग उठो। डाकू तुरंत हथियार लेकर खड़े हो गए। मानना पड़ेगा वे लोग प्रशिक्षित थे, लेकिन इस बार उनके सामने जो आने वाला था वो था हजारों ज़ॉम्बियों का तूफान। सरदार चिल्लाया, गोली चलाओ, कोई पीछे नहीं हटेगा। और फिर चारों तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। सामने के कई ज़ॉम्बी गिर पड़े, लेकिन पीछे से और भी ज्यादा ज़ॉम्बी आ रहे थे, इतने की गिनना भी नामुमकिन था। मेरी बहन घबराकर बोली, भैया क्या ज़ॉम्बी जीत पाएंगे? मैं मुस्कुराया और बोला, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ज़ॉम्बियों की संख्या डाकुओं से सैकड़ों गुना ज्यादा थी। शुरू में डाकू उन्हें रोक रहे थे, लेकिन समय के साथ उनकी गोलियां कम होती जाएंगी और ज़ॉम्बियों की भीड़ बस बढ़ती ही जाएगी। अगर आपको कहानी मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक सवाल, अगर आप होते तो क्या ज़ॉम्बियों का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करते? हाँ या नहीं, कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें इस कहानी का पार्ट 3 भी लाना चाहिए? अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, क्या वो रहस्यमयी दुश्मन वापस आएगा या फिर कोई और खतरनाक राज सामने आएगा, तो अभी कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 3। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही अगला पार्ट आएगा।